बच्चों हम लोग आज इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे वर्ड हैं बेटा जिनको कि इस चैप्टर में लर्न कर लेना ही पड़ता है। कुल मिला करके लर्न क्या, बार बार लिखेंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा। तो जो अगली हेडिंग है हमारी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो कुछ छोटे मोटे वर्ड हैं जिनको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इन वर्डों की क्या मीनिंग है, क्योंकि वो हमको जानना पड़ेगा बेटा। तो लिखने से समझ में आपको आ जाएगा, तो आप ध्यान दें। तो हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, है ना। तो हमारी हेडिंग है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, है ना। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड जो बार बार इस चैप्टर में प्रयोग किए जाएंगे, तो उन चीज़ों को जानना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो एक वर्ड जैसे मान लो बेटा, मैंने एक कंपाउंड लिखा K4FeCN6, है ना। मान लो हमने एक कंपाउंड लिखा K4FeCN6, K4FeCN6, CN6, ये एक कंपाउंड आपके सामने लिखा गया, है ना। तो इसमें बच्चों ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक वर्ड आपने जाना, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है बच्चों, तो ये पहला वर्ड जो आपको जानना है, तो आपको ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो ध्यान से समझिए आप, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा एक वर्ड आपको जानना है, ये जो बाहर के है, जैसे हमने क्या बताया है, तो अगर मान लीजिए इसे अभी अगर आप डिजॉल्व करें, तो फिर बच्चों हम सभी को पता है कि ये जो है, अगर हम इसे डिजॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होगा। तो इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है ये। अगर मोटे तौर पर हम बोलें तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा, है ना। देखिए जैसे ये पहला वर्ड यहाँ आप सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आएंगी। तो जैसे यहाँ बनेगा 4K प्लस FeCN6, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए यही जो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया है ना, यही जो ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस प्रकार से बड़ा सा ये क्या लगा दिया गया है, ब्रैकेट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखिए ये अगर ऐसे टूट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। और कैसा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब अगर हमसे कोई पूछे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों है, तो हम कहेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमसे कोई पूछ रहा हो कि क्यों, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या आएगा, कि आंसर इसमें होगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आंसर क्या आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बहुत बहुत मोटी मोटी और छोटी छोटी बातें
मुझे पता है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत स्लो भी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। अब बच्चों आप ध्यान दें, एक शब्द आपने ये सीखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। अब अगर कभी हमारे सामने ये बात आ जाए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है तो हम बता ले जाएंगे, और बहुत सारे दूसरे कंपाउंड में भी हम इन चीज़ों को लिखेंगे। अब देखिए ये कंपाउंड ब्रेक हो गया तो ये आयन बना, है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कर रहा है, बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट। जरा ध्यान दो हमारी बात को कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो पोटेशियम है ना, तो इसे हम बोलते हैं, नंबर दूसरा वर्ड जो आपको सीखना है ये है काउंटर आयन, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है बच्चों। अब ये जो तीसरा एक वर्ड सीखना था आपको, ये जो यफी है बच्चों, तीसरा वर्ड क्या आपको सीखना है, तीसरा वर्ड सीखना है, यफी को बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, यफी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, इस Cn को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ये चौथा वर्ड जो इसमें सीखना है आपको, Cn को बोलते हैं बच्चों हम लोग लिगांड, है ना। ध्यान दें आप, हमने स्पेलिंग इसकी लिखा है, कुछ लोग इसको लिगेंड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको लिगांड पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड, है ना। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिगेंड, है ना। कुछ लोग लिगांड भी पढ़ते हैं, है ना, लिगांड, है ना। तो तो वैसे लिगांड जो है वो सही शब्द है, लेकिन लिगांड जो है मींस लिगेंड लोग वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो ये चार शब्द आपको जानने हैं क्या है ये, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, तो इन सब के विषय में हम लोग, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको जानना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है। तो हम सभी को पता है कि जैसे अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इस पर 4 माइनस आएगा, इस पर कितना माइनस आएगा, 4 माइनस आएगा, इस प्रकार से। तो सीधी सी बात है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत बच्चों क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा जाता है ना। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है यही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो आपके दिमाग में चलेगा गुरुजी ये छोटे ब्रैकेट का कोई नाम दिया गया है, नहीं। क्यों नहीं दिया गया है, जो लोग इस सब्जेक्ट को बनाए बेटा, हर सब्जेक्ट की अपनी क्या है, कुछ न कुछ, हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ न कुछ लैंग्वेज है, अपनी कुछ न कुछ बातें बनाई गई हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो उस सब्जेक्ट को जल्दी से समझ जाते हैं। बड़े वाले ब्रैकेट को तो हम इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं, लेकिन छोटे वाले ब्रैकेट को कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रोबेबली लिगेंड को इसके अंतर्गत, है ना, लिगेंड को इस छोटे वाले ब्रैकेट में रखा जाता है, इस बड़े वाले ब्रैकेट को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां जो बाहर एटम प्रेजेंट है ये काउंटर आयन है ना, एक कटायन और एनायन। जैसे यहां पर तो क्या बन गया, कटायन बन गया। अभी दूसरा कंपाउंड हम लिखेंगे तो हो सकता है वहां एनायन हो, तो अभी हम लोग लिखेंगे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बाहर है तो इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन।
अब ये सेंट्रल मेटल एटम है। देखिए हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो यह ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यह ब्लॉक के, मैंने ये प्रश्न का उत्तर भी आपको खोजने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये कहा गया था आपको, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप ढूंढिए इसका आंसर। वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो कुल मिलाकर के ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि डी ट्रांजिशन भी होता है और उसमें डी बैक एंड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी बैक एंड ऑर्बिटल, तो और भी इसके अच्छे उत्तर हैं। शेप, साइज, चार्ज को लेकर के भी इसका आंसर गिवन है ना। शेप, साइज, चार्ज, है ना, और डी ऑर्बिटल, है ना। तो इन चीजों को लेकर के बैक एंड ऑर्बिटल, जो प्रश्न मैंने पूछा उसका कीवर्ड यही सब है। तो आप सोचिए, जानिए। कुछ चीजें मैं ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में छोड़ जाता हूं कि आप उस पर वर्क करें, अपना जानिए, विचार करें, उसको लगातार सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। सेंट्रल मेटल एटम वही एटम बन पाता है जिसके पास बैक एंड ऑर्बिटल हो। सेंट्रल मेटल, काउंटर एटम की क्या पहचान है? देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है। तो काउंटर एटम की क्या पहचान है? काउंटर आयन की, तो काउंटर आयन की पहचान ये है कि इट इज प्रेजेंट आउटसाइड, है ना। काउंटर आयन की क्या पहचान है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। मैक्सिमम केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। ओके। सेंट्रल मेटल एटम, है ना, आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड प्रेजेंट है। सेंट्रल एटम, कौन से एटम सेंट्रल एटम के जैसा वर्क करेंगे? which atoms behave like central atom, है ना। which atom behaves like central atom, यहाँ एक क्वेश्चन मान लीजिए उठ जाए, which type of atoms behave like, देखिए सेंट्रल मेटल एटम को CMA भी लिखा जाएगा। देखो सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम, है ना, बिहेव लाइक सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों क्या लिखा जाता है? CMA, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CMA, है ना, सेंट्रल मेटल एटम। मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आती है। तो which type of atoms behave like central metal atom, तो जिनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो और वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पर कैसे क्या उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम में बैक एंड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, है ना। बैक एंड ऑर्बिटल, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? बैक एंड ऑर्बिटल, बैक एंड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम में। और एक पहली बात, एक ये पहली बात क्या प्रेजेंट है? बैक एंड ऑर्बिटल। और दूसरा, ये लोन पेयर को
उसी बैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट दूसरा पॉइंट, तो CMA विल एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ एटम, सेंट्रल मेटल एटम will accept lone pair of ligand. Central metal atom will accept lone pair of ligand in vacant orbital. In vacant orbital. वैकेंट ऑर्बिटल की मीनिंग हुई खाली ऑर्बिटल, है ना। अब अगर जो चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, जो चीज इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो बिहेव्स लाइक, मैं ऐसा ऑलरेडी लिख भी चुका हूं कि बिहेव्स लाइक लुईस एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपको जानना है, behaves like Lewis acid, behaves like Lewis acid, तो लुईस एसिड के जैसा व्यवहार करेगा। लुईस एसिड के जैसा व्यवहार कौन करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। लुईस एसिड के जैसा व्यवहार कौन करेगा, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। लुईस एसिड के जैसा कौन व्यवहार करेगा, सेंट्रल मेटल एटम, CMA क्या करेगा, लुईस एसिड के जैसा व्यवहार करेगा। अब लिगेंड कौन से एटम, व्हिच टाइप ऑफ, है ना। तो लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो लिगेंड के पास आवश्यक है, इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, है ना। तो इसमें लिगेंड में कौन कौन सा होगा, लिगेंड में मॉलिक्यूल भी होगा, एटम भी होगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि केमिकल स्पीशीज व्हिच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। केमिकल स्पीशीज व्हिच हैज lone pair of electron, has lone pair of electrons। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उस वजह से, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, which has lone pair of electrons, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, है ना। जैसे Cl के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, Cl के पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। Cl के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। Cl के पास कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये Cl का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये C है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड बना हुआ है ना। ये नाइट्रोजन है, Cl के पास एक माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर Cl के पास ऑलरेडी क्या होता है, ये एक क्या जाएगा, है ना। तो ये एक लोन पेयर है। अब इस कार्बन का क्या है, बॉन्ड कंप्लीट है। अब ये बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो, ये लोन पेयर के जैसा बिहेव करेगा, है ना। ये बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, ये यहाँ पर एक क्या होता है, देखिए डबल बॉन्ड, इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ से तो डबल बॉन्ड, है ना। Cl का स्ट्रक्चर आप देखें, फिर से देखें आप, इसमें जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में
5 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 1 2 है ना, और यहाँ पर एक लोन पेयर ये है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर अगर कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है C, ठीक बच्चों, तो इसका मतलब कि देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, और एक ये माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हालांकि हम लोग डिटेल में अभी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे, है ना। तो इस माइनस की वजह से भी क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया इस माइनस की वजह से बनाया, है ना। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो देखो विचार करो, जैसे अगर हम कार्बन पर विचार करें तो देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर ये एक लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब आप इस नाइट्रोजन की बारी देख लो, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये उस नाइट्रोजन का खुद का 7, ये इलेक्ट्रॉन जो प्लस में एक आ गया ऑलरेडी, है ना, ये जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पर जो है ये माइनस की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका भी पूरा हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी एक लोन पेयर है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, तो ये दोनों में से किसी को भी शेयर कर सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है? ये लोन पेयर है, क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? लोन पेयर बनाएंगे। देखो यहाँ हम बना दे, यहाँ पर भी क्या बना रहा है? ये जो इनसर्किल कर दिया हमने, ये क्या बना रहा है? लोन पेयर ही बना रहा है। यहाँ पर भी देखो जो हम इनसर्किल कर दे रहे हैं, ये क्या बना रहा है? ये जो भी हम इनसर्किल कर रहे हैं क्या बना रहा है? लोन पेयर बना रहा है। तो ऐसे केमिकल स्पेशीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ऐसा केमिकल स्पेशीज जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो किसका काम करेगा? वो लिगेंड का काम करेगा, है ना। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव कर रही है? ये इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रही है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आयंस में डिसोशिएट हो रहा है ना। क्योंकि आयंस में मैं देखने जाता हूँ कि पीछे जो मैं फिगर बनाने का प्रयास किया, जो आपको दिखाने का प्रयास किया, तो क्या वो आपको साफ साफ दिख रहा है? तो यहाँ Cn के पास देखिए, नाइट्रोजन के भी पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो बाइंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और चूंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? लोन पेयर भी बोल देते हैं, है ना। तो हमें जो है आइए कुछ क्वेश्चन करके समझ लेते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड लिख करके हम लोग समझ लेते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि किसी दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा एटम काउंटर आयन के जैसे बिहेव कर रहा है, कौन सा एटम सेंट्रल मेटल एटम के जैसा बिहेव कर रहा है, कौन सा एटम लिगेंड के जैसे बिहेव कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। भाई बड़े ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह दिया गया, छोटे ब्रैकेट को गुरुजी क्यों नहीं कुछ कहा गया? तो छोटे ब्रैकेट को भी भैया कुछ नहीं कहा गया। अब वो इस केमिस्ट्री को बनाने वाले लोगों की मर्जी है। छोटे ब्रैकेट का केवल इतना काम है कि लिगेंड इसके अंदर लिखा जाएगा, है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके और समझ लेते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को। तो 4 शब्द, है ना, आपको 4 शब्द क्या करना है? समझना है। पहला शब्द आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा शब्द आपको समझना चाहिए काउंटर आयन क्या है।
तीसरा शब्द आपको समझ में आना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से, सेंट्रल मेटल एटम क्या है। और चौथा शब्द आपको समझ में आना चाहिए क्या, लिगेंड। और अब ये लिगेंड चूंकि लोन पेयर डोनर है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम विल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ लिगेंड, लोन पेयर ऑफ लिगेंड, है ना। तो लिगेंड का लोन पेयर ये एक्सेप्ट करता है। और ये क्या कर रहा है, जो लिगेंड का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लिगेंड डोनेशन ऑफ लोन पेयर, फंक्शन ऑफ लिगेंड। तो क्या फंक्शन ऑफ लिगेंड क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, है ना। तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो चलो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा व्यवहार करेगा, लुईस बेस, है ना। ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं कैसा व्यवहार करेगा, लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस। ये लुईस बेस और लुईस एसिड ये वर्ड बार बार आते हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझें, है ना। ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा बार बार आपके सामने आएंगे, ये लुईस एसिड और ये हमारा लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो लुईस एसिड। तो ये आप जो है एक पेज दो पेज करके, दो पेज जगह ले करके, अगर बच्चा शुरू से देख ही रहा है तो उसे, तो चूंकि ये देख रहा हूँ मैं कि टाइम निकल रह चुका है, तो परंतु ये ध्यान दीजिए कि अगर इस सब चीज़ों को एक साथ आप बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए छोटे मोटे हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कैसे इस पर, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है। ये बहुत रेयर, बहुत सरल और सिंपल बातें हैं। काउंटर आयन क्या है ये सब नहीं पूछे जाते, लेकिन ये बातें जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे कैसे, इम्पॉर्टेंट ये है। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। वो क्वेश्चन बहुत सरल होंगे, वो शायद कभी पूछे ना जाएं, लेकिन अभी आपकी मजबूती के लिए, है ना, अभी आप अच्छे से इन बातों को और समझ जाएं उसके लिए। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, राइट। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। और ये चार वर्ड अभी जो है हम लोग लिगेंड को हम लोग डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन चार वर्ड ये आप समझें। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में ये चार वर्ड अभी हम लोग सीख रहे हैं, एक दो तीन वर्ड और हैं जो आएंगे तो उसको हम यहीं पर डिस्कस कर देंगे। तो अभी ये चार वर्ड आप अपने दिमाग में रखें, है ना। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले करके हम लोग उसमें देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम क्या है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, काउंटर आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, लिगेंड के कौन सा है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, कुछ जो है एग्जाम्पल। अब इसको आप क्वेश्चन भी मान के चलिए, क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या बताना है वही चीज हम फटाफट लिखते जाएंगे, तो उसे आप क्वेश्चन के रूप में भी मान के चलिएगा। जैसे ये पॉइंट आ गया, चलो देखो, जैसे ये हमारे पास आ गया, मान लो K2NiCN6, एक एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल, है ना। तो एक पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया K2NiCN6, जैसे पहले वाला लिखा था। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हाँ बिल्कुल सही है।
बिना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन पहली चीज। अब इसमें इतनी बातें हमको जानना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इसमें है कोऑर्डिनेट, नंबर 1 पहली बात कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हाँ है, यस। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा। तो ये जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करेगा, बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी बात हमको क्या जानना है कि ये बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा ये बिहेव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें जो है नंबर तीसरी बात क्या है कि काउंटर आयन क्या है, तो काउंटर आयन यहाँ पर क्या है, के प्लस है। काउंटर आयन क्या है, के प्लस जो है काउंटर आयन है। तो दो काउंटर आयन है ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या है। अगली बात क्या आपको जानना है, चौथी बात कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम Ni है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम Ni है। इसमें लिगेंड कौन सा है, नंबर पांचवी बात, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि इसमें लिगेंड कौन सा है, तो इसमें नंबर पांचवी बात, इसमें लिगेंड क्या है, वही Cn। लिगेंड यहां भी क्या है, Cn ही है, Cn माइनस है ना। यहां पर भी लिगेंड क्या है, Cn माइनस है ना। दूसरा एग्जांपल देखो ले लो, यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल हो गया, आप देख लें इसको फटाफट। दूसरा चलो एक एग्जांपल ले लो फटाफट। जैसे यहां पर हमने जो है दूसरा एग्जांपल ले लिया, NiCO4 है ना। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट्स देखो, ये कंपाउंड ऐसे लिख तो जरूर दिया जाता है, लेकिन ये सही सही इस प्रकार से इसको लिखना चाहिए। तो इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट है नहीं, इसमें क्या है, पहली बात नो काउंटर आयन प्रेजेंट, नो काउंटर आयन प्रेजेंट, इसमें कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, CMa क्या है। दूसरी बात, इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है बच्चों वो क्या है, निकल है। तीसरी बात, इसमें लिगेंड क्या है, तीसरी बात इसमें लिगेंड क्या है, तो बच्चों इसमें लिगेंड जो है वो क्या है, CO है। यहां लिगेंड क्या है, CO है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं, तो वो है ही है। ये हमने ले लिया दूसरा एग्जांपल। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल आप खुद करें। जैसे तीसरा एग्जांपल क्या है, FeCO5, तो ये ऐसे लिख जरूर दिया जाता है, लेकिन ये सही प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें इन तीनों चीजों को आप लिखें, इसको मैं नहीं लिखूंगा, लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा एग्जांपल CrNH3 5Cl विदिन बिग ब्रैकेट Cl2 है ना। मान लीजिए ये हमारे सामने कंपाउंड, देखिए यहां पर काउंटर आयन अभी तक क्या था,
यहाँ पर काउंटर आयन अभी तक कटायन था। काउंटर आयन अभी तक क्या था? काउंटर आयन अभी तक कटायन था। यहाँ पर काउंटर आयन अभी तक क्या? यहाँ पर काउंटर आयन क्या है? काउंटर आयन यहाँ पर Cl माइनस है। काउंटर आयन क्या है? Cl माइनस, है ना? क्या इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करेगा? काउंटर आयन इस समय क्या है? एनायन है ना? इसमें ऊपर मिटा दिया जाए। ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा एग्जाम्पल देखिए आप। चौथे एग्जाम्पल में यहां पर चौथे एग्जाम्पल में आप देखें, चौथे एग्जाम्पल में ये Cr क्या है? Cr है नंबर, पहली चीज, सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम। क्रोमियम किसका काम कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम। NH3 और Cl, देखो ध्यान दो। अब ये जरूरी नहीं कि, अब देखिए ब्रैकेट लगा सकते थे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है। चलिए अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो ये दोनों लिगेंड हैं। ये दोनों ही क्या है? किसका काम कर रहे हैं? लिगेंड का काम कर रहे हैं दोनों, है ना? ये दोनों ही क्या है? लिगेंड है। क्योंकि ये दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है? अंदर है। ये दोनों लिगेंड हैं इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। दूसरी बात आपने जान लिया। अब यहाँ पर जो Cl है ये काउंटर आयन है। तीसरी बात आपने क्या जान लिया? काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है? Cl माइनस। यहां अगर ब्रेक होगा तो दो बनेगा, दो लिख सकते हैं। लेकिन इस समय काउंटर आयन क्या है? एनायन है। इस समय काउंटर आयन क्या है? एनायन है। एनायन। इस समय काउंटर आयन किस चीज का बना है? नेगेटिव आयन का बना है, तो इसलिए इसको हम एनायन बोल रहे हैं, है ना? सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करेगा? हाँ करेगा। अगर ये आगे ब्रेक होगा तो ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा। अगर ये डिजॉल्व होगा, टूटेगा, तो ये बनाएगा Cr NH3 5Cl, ये विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्लस ट्वाइस Cl माइनस और इस पर 2+। ठीक है? तो अगर ये ब्रेक होगा तो इस तरीके से टूटेगा और ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा व्यवहार करेगा, है ना? तो आपने जो है ये चौथा एग्जांपल देख लिया। है ना? एक पांचवा एग्जांपल भी होमवर्क के रूप में मैं दे दे रहा हूं। तो इसमें जो है आप पता करिए कि क्या क्या है। तो कल लिखा था हम लोगों ने CuNH3 4 विद इन बिग ब्रैकेट एंड SO4। तो इसमें काउंटर आयन कौन सा है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? लिगेंड क्या है ना? यहाँ पर एक चीज सभी में और कॉमन चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि सभी एग्जाम्पल में नंबर ऑफ लिगेंड भी काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से भी बोलेंगे। तो जैसे अगर विचार करो, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 5 + 1 6। इसमें सभी में एक चीज और लिखना चाहिए हम सबको, जैसे इस कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल टू, देखो NH3 और Cl, तो 5 NH3 और 1 Cl, तो नंबर ऑफ लिगेंड इसमें कितना है? 6। यहां पर देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है इसमें? नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू 6, है ना?
जैसे अभी जो है हमने यहाँ लिखा था NiCO5 या फिर NiCO4 या फिर CO5, है ना। NiCO4 हमने लिखा था या फिर CO5। इस दोनों में नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू 5, है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड भी काउंट करना आना चाहिए। किसी भी दिए गए कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड कितना है ये हमें काउंट करने आना चाहिए, है ना। तो काउंटर आयन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझना है। और हम लोग जो है लिगेंड को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग लिगेंड को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर बना करके बहुत सुंदर नोट्स जो बच्चा बनाएगा उसी को ये कंपाउंड याद रह पाएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा नोट्स बना रहे होंगे, राइट।